खुश आमदीद दोस्तों। मैं हूं ट्रैवलर सूफ़ी और आज मैं पहली बार ऐसे कैमरे के सामने बैठकर व्लॉग कर रहा हूं, तो थोड़ा सा नर्वस भी हूं। और आज हम बात करेंगे कश्मीर के बारे में। और जब बात कश्मीर की हो रही हो तो एक शेर से शुरुआत तो बनती है। तो अर्ज़ किया है, गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्त। मतलब आप इसका जानते ही हैं, अगर ज़मीं पर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। तो आप जान ही चुके हैं कि आज हम बात करेंगे श्रीनगर और कश्मीर के बारे में। और इसके बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कश्मीर कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ कहाँ घूमें, क्या क्या एक्टिविटी करें, और सबसे अहम बात, कितना खर्च आएगा 3 से 4 दिनों के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो बात सबसे पहले कब जाएं। देखिए, सबसे बेस्ट टाइम टू विज़िट कश्मीर अकॉर्डिंग टू मी इज़ अप्रैल, मई, जून। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। बट ये डिपेंड करता है हमारे आपके टेस्ट पे कि हम कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो हम क्या देखना पसंद करेंगे, क्या हम एंजॉय करना पसंद करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्नो लवर हैं, आप स्नो देखना चाहते हैं, स्नो की एक्टिविटी ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आपके लिए मार्च बेस्ट टाइम है। अगर आप स्नो फॉल देखना चाहते हैं, बर्फ़ गिरते हुए देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जनवरी और फरवरी में आना पड़ेगा। इवन दिसंबर भी काउंट कर सकते हैं। बट इस टाइम पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बर्फ़ गिरने की वजह से बहुत सारे प्लेस बंद हो जाते हैं। इवन डल लेक पूरा फ्रीज़ हो जाता है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में होता है, इतना ज़्यादा ठंड होती है कि आप अगर स्नो देखने जाएंगे तो आप बर्फ़ गिरते हुए तो देख लेंगे, बट आप अपने होटल के आसपास ही रह पाएंगे, उससे बाहर नहीं जा पाएंगे क्योंकि इतनी ठंड होगी। और स्नो भी आप एंजॉय करना चाहते हैं और ठंड भी कम हो, वो टाइम है मार्च। उसके लिए मार्च सबसे बेस्ट है। मुझे भी मार्च सबसे बेस्ट लगता है। बट अगर हमें ग्रीनरी पसंद है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हरियाली भी देखना चाहते हैं, तो आप मई जून प्रेफर कर सकते हैं। नाउ वी कैन डिस्कस सेकंड थिंग इज़ कैसे जाएं। अब इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहले हम बाई रोड जा सकते हैं। बाई रोड में आप ओन व्हीकल से जा सकते हैं, अपनी कार से जा सकते हैं, बाई बस जा सकते हैं। बाई बस आप किसी भी शहर से, अपने लगभग सभी बड़े शहरों से बस आपको श्रीनगर तक मिल जाएगी। इन केस अगर आपके शहर से श्रीनगर बस नहीं मिलती है या कोई इशू आता है, तो आप अपने शहर से दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली से बहुत सारी बसें मिल जाएंगी आपको श्रीनगर के लिए। दूसरा ऑप्शन है ट्रेन से। आप ट्रेन से आप लगभग हर बड़े स्टेशन से, हर बड़े सिटीज़ से ट्रेन जम्मू तक आती है। श्रीनगर के स्टेशंस काफ़ी समय से बंद है, तो ट्रेन से आप डायरेक्ट श्रीनगर नहीं आ सकते, आपको जम्मू आना पड़ेगा। देन जम्मू से आपको बाई रोड बस के थ्रू या टैक्सी के थ्रू आपको श्रीनगर आना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है हमारा बाई एयर। आप फ़्लाइट के थ्रू आप लगभग हर एयरपोर्ट से आपको श्रीनगर के लिए फ़्लाइट डायरेक्ट या वाया फ़्लाइट मिल जाएगी। तो आप अपने शहर से, अपने स्टेट से आइडिया लगा सकते हैं कि क्या बेस्ट होगा आपके लिए। फ़्लाइट बेस्ट होगा, आपको बस बेस्ट होगा, या ट्रेन बेस्ट होगा। आपको उसमें अपना समय भी देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना समय है।
तो फ़्लाइट से आएंगे जल्दी आ जाएंगे, ट्रेन या बस में आएंगे तो समय लगेगा, तो आपको समय का भी ध्यान रखना है, बजट भी देखना है, क्या आपका बजट अलाउ करता है। तो जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगे आप उस तरह से आ सकते हैं। और अगर आप फ़्लाइट से आएंगे तो आप श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, आपको एयरपोर्ट टैक्सी भी मिल जाएंगी, और एयरपोर्ट के बाहर भी लोकल टैक्सी होती हैं, आप उनसे भी अपने होटल तक आ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ घूमें, क्या क्या एक्टिविटी करें। इसमें मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सी आइटनरी बनाकर देता हूँ। आप चाहें तो जो मैं आइटनरी बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप अपनी भी आइटनरी सेट कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको कश्मीर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है, 3 से 4 बज जाते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें कि आप अपना होटल पहले से बुक कर लें। तो आप 3, 4, 5 बजे जैसे भी पहुँचेंगे सीधे आप टैक्सी के थ्रू अपने होटल पहुँचे। होटल में अपना बैगेज रखें, रेस्ट करें, फ्रेश होना चाहें तो फ्रेश हो लें। देन आप 6-7 बजे बाहर निकलें, और सबसे पहले आप अपने होटल से लाल चौक जाएं। लाल चौक श्रीनगर का सबसे फेमस और सबसे बड़ा मार्केट आप कह सकते हैं। तो आप शाम को लाल चौक मार्केट जाएं, मार्केट को टहलें, डिनर भी आप वहीं कर सकते हैं। आपको वहाँ पर अच्छे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे लोकल स्ट्रीट फूड भी मिल जाएगा। तो आप लोकल फूड एंजॉय करना चाहें तो लोकल फूड एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन है, जैसे भी हैं, आप रेस्टोरेंट में भी डिनर कर सकते हैं। डिनर करके आप थोड़ा लाल चौक में घूम लीजिए, मार्केट को देख लीजिए। अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो आप देख लीजिए, आइडिया ले लीजिए कि ये चीज़ मुझे पसंद आ रही है। आप वापसी में आप वो परचेज़ कर सकते हैं। देन आप वापस नाइट में अपने रूम पर, और आप सो जाइए, आराम कर लीजिए। अब आपका पहला दिन कंप्लीट हो गया। देन अगले दिन आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठें, 5 बजे तक उठकर रेडी हो जाएं, और सीधे आप डल लेक पर आएँ। और आप वहाँ पर जो बोट वाले होते हैं आप उनसे डिस्कस कर लें, जैसा भी किराया वो होता है उसके हिसाब से आप थोड़ा बार्गेनिंग कर लें, और फ्लोटिंग मार्केट जाएं। फ्लोटिंग मार्केट ये डल लेक में काफ़ी अंदर साइड में सुबह सुबह 4 बजे से लेकर 7-8 बजे तक लोकल मार्केट एक लगती है, जिसमें डल लेक और उसके आसपास के गांव के लोग नाव पर अपना सामान लाकर वहां पर बेचते हैं। तो वो बहुत यूनिक और बहुत खूबसूरत सा लगता है कि झील के थ्रू आप पहुँचे बोट पर, और सब लोग छोटी छोटी नाव में अपना अपना सामान रख के ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो आप फ्लोटिंग मार्केट जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सुबह जल्दी रेडी होना होगा। तो आप 5 बजे तक रेडी हो जाइए और बोट करके आप फ्लोटिंग मार्केट हो जाइए। तो फ्लोटिंग मार्केट करने के बाद आप 8 बजे तक आई थिंक वापस आ जाएंगे। तो अब आप इधर से ही अपना ब्रेकफास्ट, डल लेक के आसपास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, आपको जहाँ ठीक लगे आप वहीं पर अपना ब्रेकफास्ट कर लें। और ब्रेकफास्ट करके अब आप चाहें तो अपने होटल आकर 1-2 घंटे रेस्ट करके फिर श्रीनगर लोकल टूर के लिए जा सकते हैं, या आप वहीं से ब्रेकफास्ट करके वहीं से आप अपने टैक्सी कर लीजिए या ऑटो कर लीजिए, जो आपको सूटेबल लगे, आप लोकल टूर कर लीजिए। तो आप, मुझे लगता है नाश्ता करके और होटल से वापस आके भी आप आई थॉट 10-11 बजे तक लोकल टूर के लिए आ जाएंगे। तो लोकल टूर में मैं कुछ फेमस और ख़ूबसूरत जगह के आपको नाम बता देता हूँ, आप इनको चूज़ कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी कुछ जगहें और चूज़ कर सकते हैं, या इनमें से कुछ कम भी कर सकते हैं। आप निशात बाग जा सकते हैं, शालीमार बाग जा सकते हैं, हजरत बल शरीन जा सकते हैं। ये कश्मीर की बहुत बड़ी धार्मिक प्लेस है। कश्मीर के लोकल मुस्लिम इसको बहुत मानते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
या इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी का एक बाल वहाँ पर रखा हुआ है, जो साल में 2-3 मौक़ों पर वहाँ पर दिखाया जाता है और बहुत भीड़ होती है, बहुत पूरी दुनिया से लोग आते हैं उस वक़्त जब वो दिखाया जाता है। उसके अलावा शंकराचार्य मंदिर है, काफ़ी चोटी पर है, बहुत पुराना मंदिर है, आप इसको भी एंजॉय कर सकते हैं। और चश्मे शाही या रॉयल स्प्रिंग एक जगह है जहाँ पर ज़मीन के नीचे से पानी निकल रहा है और बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से निकल रहा है वो। मीन्स हमें अपने यहाँ पे ज़मीन से पानी निकालने के लिए 150, 200, 250 फुट बोरिंग करनी पड़ती है, तब पानी निकलता है। वहाँ पे नेचुरली कई सालों से ज़मीन से पानी निकल रहा है, पहाड़ों से नहीं आ रहा है, ज़मीन में, वो भी पहाड़ों पे इतनी ऊंचाई पे, कई हज़ार फीट की ऊंचाई पे अपने आप पानी निकल रहा है ज़मीन से। तो वो एक काफ़ी यूनिक चीज़ भी है और हमें चौंकाने वाली बात भी है। और ऐसा लोकल वहाँ के मानते हैं कि ये पानी बहुत अ, बीमारियों में बहुत शिफ़ा देता है, बहुत अ, फ़ायदेमंद पानी है। तो लोकल वहाँ पे काफ़ी आते हैं और वो बॉटल में और जार में और काफ़ी लेके जाते हैं अपने घरों में पीने के लिए। इवन हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस पानी को पीना बहुत पसंद करते थे। वो अ, अक्सर कश्मीर से कोई भी आता था या कश्मीर कोई भी जाता था तो उससे वो चश्मे शाही का पानी मंगवा कर पीते थे। और लास्ट मेरे हिसाब से आप ट्यूलिप गार्डन भी जा सकते हैं। ट्यूलिप गार्डन, यहाँ का ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और अप्रैल या मई के महीने में यहाँ पर फेस्टिवल भी लगता है ट्यूलिप गार्डन का और इसमें बहुत कलर्स के ट्यूलिप के फूल होते हैं उस समय। तो आप इसको भी अ, अपनी आइटनरी में शामिल कर सकते हैं। और सबसे लास्ट, आप शिकारा बोट राइड का मज़ा भी ले सकते हैं। डल लेक में एक छोटी नाव होती है, उसे शिकारा बोलते हैं और ये वहाँ का काफ़ी फेमस एक्टिविटी है। जो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं शिकारा बोट राइड का मज़ा ज़रूर लेते हैं, तो आप भी शिकारा बोट का मज़ा लें। और ये आपका सेकंड डे कंप्लीट हो गया, सेकंड डे की आपकी आइटनरी पूरी हो गई। अब आप शाम को 5, 6, 7 जैसे भी आप अपने होटल पे जाइए, रेस्ट कीजिए, डिनर कीजिए और सो जाइए। नाउ अब आपका थर्ड डे स्टार्ट हो गया है और एक चीज़ मैं आपको सेकंड डे में भूल गया था कि आपका पहले दिन का स्टे तो आप नॉर्मल होटल में लें श्रीनगर में कहीं भी, बट दूसरे दिन का आपका स्टे हाउस बोट में होना चाहिए। सेकंड नाइट का स्टे आपका हाउस बोट में होना चाहिए। अगर आप कश्मीर जा रहे हैं और हाउस बोट में स्टे नहीं कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा अधूरा है। तो कोशिश करें आप सेकंड नाइट स्टे हाउस बोट में करें और थर्ड डे के लिए आप रेडी हो जाइए, 7 बजे तक रेडी हो जाइए और आप ब्रेकफास्ट वगैरह करके 8 बजे तक निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब हमें थर्ड डे पे गुलमर्ग जाना है। हमारी आइटनरी में तीसरे दिन गुलमर्ग है। तो गुलमर्ग जाने के 2 तरीके हैं। पहला तो सिंपल, आप कोई भी कार या गाड़ी वहाँ से हायर कर सकते हैं जो आपको डायरेक्ट गुलमर्ग ले जाएगी और शाम में आपको होटल पे छोड़ेगी और आपको उसमें कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कहीं आपको भटकना नहीं है। बट इसमें थोड़ा सा बजट आपका बढ़ सकता है क्योंकि श्रीनगर से गुलमर्ग आने जाने के लिए कोई भी गाड़ी आपको मिनिमम 3000 से 4000 चार्ज करेगी। 3 से 4 हज़ार रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। आप 2 लोग हो, 1 लोग हो, 4 लोग हो, वो मैटर नहीं करता। और इसमें आप रास्ते में अपना जहाँ भी इच्छा करे गाड़ी रुकवा सकते हैं। और दूसरा जो इसका तरीका है आपको कश्मीर से गुलमर्ग जाने का, जो मुझे ज़्यादा पसंद आता है, जो कि बहुत ज़्यादा चीप है मुकाबले उसके, और इसमें आपको थोड़ा लोकल कश्मीर को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलता है, आपको और कश्मीर को समझने का और देखने का मौका मिलता है। उसके लिए आपको अपने होटल से बाहर आकर कोई भी लोकल ऑटो या टैक्सी करके आपको बटमालू तक आना पड़ेगा।
और बटमालू के लिए मुझे लगता है ऑटो या टैक्सी 50 रुपये से 100 रुपये तक चार्ज करेंगी 2 लोगों तक। उससे ज़्यादा है तो थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा आपका। तो आप बटमालू आएंगे, बटमालू में आपको टैक्सी चेंज करनी पड़ेगी। और वहाँ पर टैक्सियाँ जो थोड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे बोलेरो है, टाटा सूमो है, इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, वही वहाँ पे लोकल में ट्रांसपोर्ट में चलती हैं ज़्यादातर। तो आपने बटमालू आए, बटमालू से आपको दूसरी टैक्सी करनी पड़ेगी टनमर्ग के लिए। वो आप अपने उसी बटमालू जिस ऑटो से आएँ आप उससे पूछ सकते हैं कि किस तरफ वाली रोड पे टनमर्ग के लिए गाड़ी मिलेगी। तो आप अपने होटल से बटमालू, बटमालू से आपको आना है टनमर्ग। और बटमालू से टनमर्ग जो लोकल जीप लेके आएगी या टैक्सी लेके आएगी, वो आपसे चार्ज करेगी 50 रुपीज़, 30 रुपीज़ से 50 रुपीज़ के बीच में। अब टनमर्ग से आपको फिर टैक्सी चेंज करनी है गुलमर्ग के लिए, सेम ये भी 50 रुपीज़ ही चार्ज करेंगे। यानी आपके होटल से बटमालू, बटमालू से टनमर्ग, टनमर्ग से गुलमर्ग। अब आप गुलमर्ग पहुंच गए केवल 200 रुपये में। 100 रुपये आपके बटमालू तक, देन 50 रुपये टनमर्ग तक, देन 50 रुपये गुलमर्ग तक, 200 रुपये में आप गुलमर्ग आ गए। और आप जब लोकल कई जगह पे आप टैक्सी चेंज करने के लिए उतरेंगे, वहाँ 10 मिनट 15 मिनट आपको समय भी लगेगा, तो आप लोकल को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से कश्मीर को एंजॉय कर पाएंगे। तो आप गुलमर्ग आ गए। आपको इस तरह से गुलमर्ग आने में 3 घंटे या उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। डायरेक्ट गाड़ी से आपको 1.5 घंटे में, ऐसे आपको 3 घंटे या उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय। तो अब आप गुलमर्ग आ गए। अब गुलमर्ग में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अगर फरवरी मार्च तक आते हैं गुलमर्ग में, तो आप गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स है जो काफ़ी फेमस है, बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स है, वो पूरा वाइट स्नो से दब जाता है। आपको हर तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी मिलेगी, सब कुछ बर्फ़ से वहाँ पे जम जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, हर तरफ बर्फ़ मिलेगी। तो आप वहाँ पर सीधे आप गोल्फ कोर्स जाएँ, गोल्फ कोर्स का स्नो एन्जॉय करें। आप वहाँ पे स्कीइंग कर सकते हैं। आप वहाँ पर केबल कार का एन्जॉय कर सकते हैं। केबल कार में आप जब जाएँगे तो ऊपर से वादियों का, पूरे माउंटेन्स का व्यू बहुत खूबसूरत लगता है। हर तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद पहाड़ नज़र आते हैं जो बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप उसको भी एन्जॉय कर सकते हैं। ये गुलमर्ग की पॉपुलर एक्टिविटीज़ हैं इन विंटर, स्नो के समय पर। अगर आप अप्रैल हाफ के बाद आते हैं तो आपको बर्फ़ ऊपर मिलेगी पहाड़ों पर, गोल्फ कोर्स पे नहीं मिलेगी। गोल्फ कोर्स में उस समय आप गोल्फ कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं, गोल्फ खेल सकते हैं। और गोल्फ कोर्स में एक झील है जिसमें फ़िशिंग होती है गर्मियों में। तो कुछ रेंट पर लेकर आप वहाँ पे फ़िशिंग कर सकते हैं। और हॉर्स राइडिंग करके आप पहाड़ों पर जा सकते हैं गर्मियों में, जब बर्फ़ ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, देन वहाँ पे घोड़ों से ऊपर पहाड़ों पर तक ले जाते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है और एक एक्सपीरियंस भी होता है हॉर्स राइडिंग का। तो वो भी आप कर सकते हैं गर्मियों में। और देन केबल कार पे भी इंजॉय कर सकते हैं, एज इट इज़ माउंटेन व्यू एंड ब्यूटी ऑफ द गुलमर्ग। तो ये आपके गर्मियों के, समर के, आफ्टर हाफ अप्रैल, ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं गुलमर्ग में। और बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है गुलमर्ग का। अगर आप जाएंगे गुलमर्ग तो आपको उससे ज़्यादा कुछ पसंद ही नहीं आएगा। तो आप वो सब एंजॉय करें, फिर अपना लंच करें। वहाँ पर लोकल कई सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, आप वहाँ पे लंच कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप वापस जाना चाहें तो शाम को वापस कश्मीर जा सकते हैं। अगर आप रुकना चाहें, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एक नाइट आपको गुलमर्ग में भी स्टे करना चाहिए। तो आप गुलमर्ग में होटल श्रीनगर के मुकाबले थोड़े से महंगे होते हैं। आप नाइट स्टे करें गुलमर्ग में। मॉर्निंग में सुबह एज इट इज़ जितना जल्दी हो सके आप श्रीनगर वहाँ से वापसी करें। और फिर आपका जो भी वापसी का आपका
बुकिंग हो, जैसे भी आपको बस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, वो आप श्रीनगर आके वापसी कर सकते हैं। दैट इज़, ये मेरी आइटनरी है 3 दिनों की। पहला दिन तो आपका वेस्ट हो गया क्योंकि आप शाम को आए, तो उसको तो हम काउंट नहीं कर सकते, बट हम 3 दिन ऐसे काउंट कर सकते हैं। पहले दिन आपने लोकल सिटी टूर किया, फ्लोटिंग मार्केट किया, और दूसरे दिन आप गुलमर्ग आ गए, और गुलमर्ग में आपने एक नाइट स्टे किया, और थर्ड डे आप श्रीनगर वापस आके अब अपने घर को निकल जाएंगे। अब सबसे ज़रूरी बात वो हम शुरू करेंगे बजट, खर्च की, कि कितना खर्च आना चाहिए। मैं एक आपको रफली आइडिया दूंगा और आप उससे अपना बजट थोड़ा सा कम या ज़्यादा बना सकते हैं। जैसा कि अब हम बात कर रहे थे बजट की, टोटल कितना खर्च आएगा, तो उसमें देखिए 3 या 4 चीज़ें आती हैं मेनली। पहला तो आने जाने का खर्च, दूसरा आपका होटल, तीसरा आपका फूड, चौथा आपका लोकल ट्रांसपोर्ट। तो अब हम शुरू करते हैं पहले आने जाने के खर्च से। इसमें देखिए, आपके शहर से आप किस तरह से आ रहे हैं उसका मुझे तो आइडिया होगा नहीं, तो उसको ना लेके मैं फ़्लाइट चूज़ कर रहा हूँ दिल्ली से श्रीनगर के लिए। आप यहाँ पर अपने शहर में पता कीजिएगा कि बस से या ट्रेन से, जिससे भी आपको जाना है, उसका क्या किराया लग रहा है, वो आप इस जगह पर रख के आप अपना बजट बना सकते हैं। तो मैंने दिल्ली से चूज़ किया फ़्लाइट। तो दिल्ली से श्रीनगर का फ़्लाइट है 3000 से 4000 के बीच। आने जाने दोनों का फ़्लाइट का खर्च अप्रॉक्सीमेटली 7000, 7000 रुपये लगभग। देन अब हम आते हैं होटल पे। होटल आपने पहले दिन श्रीनगर में लेना है। मैं जो होटल आपको बताऊंगा, ये ना बहुत ही ज़्यादा थर्ड क्लास होंगे, ना बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं मीडियम रेंज में आपको लेके चलूँगा, और मीडियम रेंज में आपको होटल श्रीनगर में 500 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। बट हम थोड़ा सा बेहतर होटल ले रहे हैं, तो पहले दिन का हमारा होटल हो गया 1500 रुपये, जो आपको अच्छा होटल मिलेगा, जिस काफ़ी बेहतर फैसिलिटी होंगी। सेकेंड डे आपने लिया हाउस बोट। हाउस बोट 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है, बट जैसा कि मैंने कहा मैं मीडियम रेंज लूँगा, तो हम चूज़ करते हैं 2000 रुपीज़ पर नाइट, जिसमें हमको बेहतर बोट मिले और बेहतर फैसिलिटीज़ मिले। और ये लग्ज़री भी नहीं है, ये मीडियम रेंज है। तो 15,000 एंड 1500, देन 2000, ये आपके हो गए 3500, 3500 रुपये। देन हमारा थर्ड डे का होटल, जो कि हमने गुलमर्ग में मैंने अपनी आइटनरी में रखा था, तो मैं उसी को काउंट कर रहा हूँ। तो गुलमर्ग में थोड़ा सा होटल श्रीनगर के मुकाबले महंगे होते हैं, तो यहाँ पर हम होटल लेंगे 2000 रुपये पर नाइट। तो अब हमारा होटल का टोटल कॉस्ट हो गया 1500, 2000, देन 2000 अगेन 5500, यानी टोटल 5500 रुपये। अब तीसरी बात आती है फूड की। फूड का देखिए, मुझे जो आइडिया लगा है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि 2 लोग पर डे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों चीज़ 1600 से 1800, 1900 के बीच में 2 लोग तीनों समय का खाना खा सकते हैं। एक मीडियम रेंज। अब आप बहुत अच्छा करेंगे या बहुत ज़्यादा खाएंगे तो थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। तो सिंगल पर्सन के हिसाब से मैं अगर काउंट करूँ तो 1000 रुपी पर डे। अब मैंने 3 दिन का आइटनरी बनाया था, तो 3000 रुपये फूड के। अब मैं लोकल ट्रांसपोर्ट में कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, वो आप अपने हिसाब से करिएगा। पहला तो बोट राइड, जो कि हमें फ्लोटिंग मार्केट तक ले जाएगी। ये बहुत ज़्यादा मांगते हैं। आप जब भी बोट वाले से बात करेंगे, बहुत ज़्यादा आपसे बोलेंगे, बट आपको इनसे बार्गेनिंग करनी है। तो ये आपको 700 to 800 में डन करना है, उससे ज़्यादा नहीं देने हैं।
तो इसका मैंने ऐड किया 700 रुपीज़। दूसरा लोकल सिटी टूर, आप अगर अलग अलग टैक्सी वगैरह से जाएंगे तो थोड़ा सा कुछ खर्च कम आ जाएगा, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, काफ़ी ज़्यादा आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप बुक कर लेते हैं तो 2 लोगों का 1500 से 2000 रुपये में वो लोकल टूर, पूरा सिटी टूर करा दिया जाएगा आपको। तो अगर आप सिंगल हैं तो आप अलग अलग कर लीजिएगा, अगर आप 2 लोग हैं तो आप टूर लेके, गाड़ी लेके आप कर सकते हैं, तो जिसका मैंने 1500 रुपीज़ जोड़ा है। और गुलमर्ग का अप एंड डाउन का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप दूसरे वाले ऑप्शन से जाएंगे तो 200 रुपीज़ एक तरफ का होगा, आने जाने का 400, तो 400 रुपये वो ऐड किए। तो अभी हमारा टोटल जो बजट है, फ़्लाइट 7000, 7000, होटल्स 5500, 5500 रुपये, फूड हमारा 3000, 3000 रुपये, लोकल कन्वेंस जिसमें हमारा बोट राइड 700, लोकल टूर 1500, और अप एंड डाउन गुलमर्ग 400। टोटल हमारा ये कॉस्ट आएगा 18,100 रुपीज़, 8,100 रुपये। और ये जो मैंने बजट आपको बताया है, मैंने पूरी आइटनरी आपको सेट करके दी है, आप इसमें अपने हिसाब से चेंजमेंट करके इस बजट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने मीडियम रेंज की होटल ली है, आप और चीप ले सकते हैं, तो और आपका ये बजट कम हो जाएगा। मैंने फ़्लाइट चूज़ की है, आप कुछ और चूज़ करेंगे तो उसमें भी कम हो जाएगा। फूड में ज़्यादा कुछ कम ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो तो ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, बट हम फ़्लाइट में आने जाने वाले खर्च में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम होटल में और बेहतर अगर फैसिलिटीज़ चाह रहे हैं तो थोड़ा बढ़ जाएगा, हम बजट में कर सकते हैं तो थोड़ा और कम हो जाएगा। तो नॉर्मल जो मैंने बजट रखा है वो 18,000 है। आप इसको अपने हिसाब से 14-15 हज़ार भी कर सकते हैं और 24-25 हज़ार भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बजट का भी आइडिया दे दिया। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आगे और बेहतर कंटेंट आपको देता रहूं। धन्यवाद।